जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं MD शास्त्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जो सूत्र की वीडियो चल रही थी कि हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि हमने सूत्र पढ़े थे कुछ संहिता के। आज हम सवर्ण के, उदात्त संज्ञा के, यानी अनेक संज्ञाओं के बारे में हम सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कौन सा सूत्र कौन सी संज्ञा करता है और कब करता है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो ध्यान से रह करके आप पढ़िए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि अपनी जैसे ही रेट की भर्ती अब पास में आ रही है, अभी मैंने सुना था कि फॉर्म भी अगर निकलने लग गए हैं, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। तो वीडियो देने में मेरे को थोड़ा समय लग गया, लेकिन मैं फिर भी आपको समय निकाल करके जरूर सेवा देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की जो अपनी वीडियो है, वो देखेंगे हम कि संस्कृत के अंदर जो हम संज्ञा देखते हैं वो क्या है। ठीक है, संज्ञा होने करने वाले जो सूत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे, तथा कौन कौन क्या क्या किस किस की संज्ञा करता है वो भी चीज हम यहां पर जानेंगे। ठीक है, तो जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहिए हमारे साथ में। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी जो भी भाई आप मेरे साथ में पढ़ते हो और आप अध्ययन करते हो, इससे शिक्षा लेते हो, तो उससे मैं निवेदन करूंगा कि आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और आप इसी प्रकार निरंतर लगे रहिए और मेरा सहयोग करते रहिए, मैं आपका सहयोग करता ही हूं। ठीक है, तो अपने फिर देखते लेते हैं कि आज की जो वीडियो वो अपनी क्या कहती है। बात कर लेते हैं, वो है हमारी सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा जो होती है वो क्या होती है और किन की होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कहता है ये तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। पहला सूत्र क्या आता है? तुल्यस्य प्रयत्नम या प्रयत्न सवर्णम, ये सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तो ये जो सूत्र है हमारा, ये सूत्र क्या करता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो धीरे धीरे आराम से जानेंगे। तो कहता है कि जिन वर्णों के कंठ या तालु आदि उच्चारण स्थान, जिन वर्णों के कंठ या तालु आदि उच्चारण स्थान, आदि उच्चारण स्थान एवं अभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे होते हैं। क्या होगा? अभ्यंतर, चलो आगे से लिख लेता हूं यहां से, अभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हों, उनकी क्या करता है ये तुल्यस्य प्रयत्नम, यानी सवर्ण संज्ञा, उनकी सवर्ण संज्ञा करता है, सवर्ण संज्ञा करता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात हमें याद रखनी है कि तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम जो सूत्र है, यह किन वर्णों की सवर्ण संज्ञा करता है। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? कंठ और तालु इत्यादि जो भी उच्चारण स्थान है, तथा अभ्यंतर प्रयत्न जो है उसके अंदर आने वाले जितने भी वर्ण हैं, वो अगर एक जैसे हैं तो उनकी वो क्या करेगा? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करेगा। जैसे च और छ दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होने के कारण इनकी सवर्ण संज्ञा करता है। यानी जैसे अपने च छ ले लेते हैं, च छ, ठीक है, क ख, ट ठ, इन दोनों का उच्चारण स्थान भी एक है और इनका अभ्यंतर प्रयत्न भी एक है। ठीक है, उच्चारण स्थान यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, इसका तालु, इसका कंठ, इसका मूर्धा है। ठीक है, लेकिन इन तीनों की जब अभ्यंतर की बात की जाए तो इन तीनों में ही अभ्यंतर है, और अभ्यंतर कौन सा है? स्पर्श। ठीक है, और स्पर्श के बारे में जैसे हम इसे कह देते हैं स्पृष्ट। स्पृष्ट कौन कौन से हैं? ये क्या है? स्पृष्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने बात कर ली कि अभ्यंतर प्रयत्न और कंठ, तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, उन दोनों में जब समानता होगी तो वहीं पर क्या होगा? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा होगी। हो गई बात क्लियर? चलो फिर आगे देख लेते हैं।
आगे कहता है ये कि रील री वर्णयोर मिथ्या। आगे वाला क्या कहता है? रील री वर्णयोर मिथ्या, वर्णयोर मिथ्या, सावर्ण्य वाच्यम। ये क्या करता है? इसके कहता है इस वार्तिक से री और ली इन दोनों वर्णों की परस्पर श्रवण संज्ञा होती है। कहता है कि ये वृत्ति है, वृत्ति है। वृत्ति का मतलब परिभाषा होती है रिल री वर्णयोर मिथ्यो श्रावण्य वाच्यम। कहते हैं कि री और लुई, जो री और लुई है, इन दोनों की श्रवण संज्ञा इस वृत्ति से होती है। इस वृत्ति के कारण इन दोनों की क्या हो जाती है? श्रवण संज्ञा हो जाती है। ठीक है। अब श्रवण संज्ञा किनकी नहीं होती? श्रवण संज्ञा नहीं होती, नहीं होती। किनकी नहीं होती है? तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या कहता है। ए आई ओ औ, यानी जो हमारे संयुक्त स्वर हैं ए आई ओ औ, इनकी श्रवण संज्ञा नहीं होती है। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या ये? संयुक्त स्वर है। तो याद रख लेना, संयुक्त स्वरों की श्रवण संज्ञा नहीं होती है। री और री की री वर्णयो मिथ्या श्रावण्य वाच्यम वृत्ति के अनुसार री और री की श्रवण संज्ञा हो जाती है। और तुल्यस्य प्रयत्नम श्रवणम के माध्यम से किन किन की तो होती है श्रवण संज्ञा और किन की नहीं होती। ये दोनों चीज हमने यहां पर पढ़ ली है। बात हुई क्लियर अपनी? चलिए आगे, चलिए फिर देख लेते हैं आगे। देखो भाई, हमें धीरे धीरे और सब चीज आराम से पढ़नी है। ठीक है। अब तुल्यस्य प्रयत्नम की बात हो गई हमारी, तो अब आगे चलते हैं। आगे की बात करेंगे हम उदात्त। अब बात करते हैं उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा, उदात्त संज्ञा कौन सी होती है? यानी उदात्त क्या चीज है? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उदात्त होते क्या है। ठीक है। तो उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? उच्चैर उदात्त। कौन सा है? उच्चैर उदात्त। ठीक है। कौन सा है? उच्चैर उदात्त। ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है? ये क्या करता है? उदात्त संज्ञा करता है। परंतु किनकी करता है? तो इसने कहा कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे उदात्त कहते हैं। ठीक है। कहता है कंठ तालु, कंठ और तालु जो उच्चारण स्थान है हमारे, उसके बारे में बताया कि कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग, आदि के ऊपरी भाग जो होते हैं, ऊपरी भाग से जिसकी उत्पत्ति, भाग से जिसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उनकी उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा होती है। अब ये बात भी याद रख लेना, मैंने आपको पीछे जब आपको मैंने अभ्यंतर और वायंत्र पढ़ाए थे उस वक्त मैंने बताया था उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं। इन सब के बारे में मैंने वहां पर पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां जाकर वायंत्र और अभ्यंतर यानी प्रयत्न और यत्न के बारे में जब सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी सारी बातें। ठीक है। उसके बाद में आता है अनुदात्त संज्ञा। क्या आता है? अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा क्या होती है? अनुदात्त संज्ञा के बारे में इसने बताया कि अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? नीचई रनुदात, ऋचई रनुदात। तो यह सूत्र क्या करता है? यह कहता है कि कंठ तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग, सीधी सी बात है, नीचे दीर्घ है, तो कहता है कंठ तालु के नीचे के भाग, नीचे के भाग से जिसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उनकी
क्या करता है, अनुदात संज्ञा करता है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं स्वरित की। आगे आ गया स्वरित की। इनके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह से कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, इनके बारे में पहले तीनों एक साथ देख लेते हैं। कहता है कि उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्मों का जिस वर्ण में मेल हो वह स्वरित कहलाता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, समाहारा स्वरित। इसका जो सूत्र होता है वो समाहारा स्वरित। ठीक है। तो कहता है कि उदात्त व अनुदात्त, उदात्त और अनुदात्त के जो वर्ण होते हैं, वर्णों के धर्मों का जिस वर्ण में मेल होता है, ठीक है, मेल होता है, वह स्वरित संज्ञा कहलाता है, वह स्वरित कहलाता है। ठीक है। अब हमने तीनों की परिभाषा पढ़ ली, सूत्र के बारे में पता लगा लिया कि उच्चैर उदात्त है वह उदात्त संज्ञा करता है, निचैर उदात्त है वह अनुदात्त संज्ञा करता है, और समाहारा स्वरित जो है वह स्वरित संज्ञा करता है। लेकिन क्या चीज है ये, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो इनके बारे में जानने के लिए देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये तीनों ही स्वर हैं, तीनों ही क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, तीनों ही स्वर कहलाते हैं। इनमें कोई किंतु परंतु नहीं होती, ये तीनों ही स्वर हैं। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि अनुदात्त स्वर कौन से होते हैं, उदात्त स्वर कौन से होते हैं, उनके बारे में जब हम बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हमें यह तो पता चल गया कि तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों स्वर हैं, परंतु हमें इनमें अंतर नहीं पता चल रहा। तो उदात्त का मतलब ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन अनुदात्त का मतलब है इनके नीचे क्या आ जाएगी, ऐसी एक रेखा आ जाएगी। ठीक है। और स्वरित का मतलब है इनके ऊपर एक ऐसी रेखा आ जाएगी। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। हो गई बात क्लियर? इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित कहते हैं। ठीक है। बात हुई क्लियर या नहीं हुई, ये आप मेरे को बताइए। कि हमें सबसे पहले बताया जाता है कि ये उदात्त संज्ञा कौन करता है, उच्चैर अनुदात्त, उच्चैर उदात्त। ठीक है। फिर अनुदात्त संज्ञा कौन करता है, निचैर अनुदात्त। स्वरित संज्ञा कौन करता है, समाहारा स्वरित। इनकी परिभाषा पढ़ी। उच्चैर उदात्त कहता है कंठ तालु आदि के ऊपरी भाग से निकलने वाली जो उत्पत्ति होती है या जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हें कहते हैं हम उदात्त संज्ञा होने वाले या उच्चैर उदात्त। जिनके कंठ तालु के नीचे के भाग से होगी उन्हें निचैर अनुदात्त, अनुदात्त संज्ञा करेगा। और जो दोनों को मिलकर के जो एक समान वर्ण बनता है उसे कहते हैं स्वरित। ठीक है। यह हो गई। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित के अंदर जो भेद है, जो अंतर है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया कि उदात्त जो है वो सिंपल स्वर है जो हम लिखते हैं, लेकिन अनुदात्त, अनु का मतलब यहां पर देखो सीधा दे रखा है नीचे। ठीक है। तो नीचे उनके क्या मिलेगी, रेखा मिलेगी। और स्वरित का मतलब यहां पर क्या आएगा, ऊपर, ऊपर एक रेखा आ जाएगी जिसे हम क्या कह देंगे, यह स्वरित है। हो गई बात क्लियर? हमारा जो कंसेप्ट है वो यहां पर क्लियर होता है कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा क्या होती है, किन के बारे में होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। यह बात हमारी यहां पर क्लियर हो गई है। और यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सूत्र हैं वो जो इंपॉर्टेंट सूत्र है संहिता के, संयोग के और स्वर्ण संज्ञा के, उदात्त संज्ञा के, अनुदात्त संज्ञा के,
इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्योंकि कुछ पीछे वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, कुछ इसमें पढ़ चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मेरे को जरूर बताना। और साथ ही मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि आप सभी मित्र मेरा सहयोग करते रहिए और इसी प्रकार सहयोग करते हुए पढ़ते रहिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।